स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में और हमारी उपस्थिति लगातार आपके बीच में बनी हुई है। आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी। अब कमोबेश आप अपने उस मुकाम की तरफ पहुंच चुके होंगे जहां से आपकी स्वर्णिम भविष्य की राहें तय होंगी। उसी श्रृंखला में जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि यह अब समय है जब आपको निरंतर आपके प्रैक्टिस की आवश्यकता है, अपने को आकलित करने की आवश्यकता है, अपने कमज़ोर पक्षों को देखने की आवश्यकता है, अपने मजबूत पक्षों को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप अनंतिम रूप से अपनी सफलता गढ़ सकें, तय कर सकें। उसी श्रृंखला में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए टेस्ट के साथ, नए मॉक टेस्ट के साथ उपस्थित हूँ। लगातार आपके बीच में बना हुआ हूँ और मैंने बताया था आपसे कि आप क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं यह मायने नहीं रखता, आप क्या पढ़ते हैं यह मायने रखता है क्वालिटेटिव चीज़ों के साथ, जिससे कि कोशिश करी गई है कि 30 प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिल जाएँ। आइए इस श्रृंखला को देखते हैं, इस मॉक टेस्ट को, और आप अपने को आकलित करते हुए चलिएगा। यहाँ टेस्ट सीरीज खुलने वाला है। यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे और यहाँ देखिए एंट्री होते ही स्टार्ट क्विज और समय शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने बताया आपसे बार बार, पहला प्रश्न देखिए, 11 जुलाई प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व जनसंख्या दिवस। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, पैटर्नों से अवगत कराते हुए चल रहा हूँ कि डेट से भी प्रश्न पूछता है। जैसे कि 28 फरवरी को कौन सा साइंस डे मनाया जाता है, या फिर ओजोन दिवस जो सितंबर में मनाया जाता है, या फिर पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है जून में, तो वो चीज़ें भी अपने ध्यान में रखिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछता है। बहरहाल यहाँ पर कह रहा है 11 जुलाई, यहाँ प्रश्न में ही एक उत्तर मैंने रखा है जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के नाम पर। 2024 का थीम क्या था, थीम से भी प्रश्न पूछता है दोस्तों। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 11 जुलाई। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन में नहीं पढ़ता, आप जानते हैं। इसका जो सही जवाब है, लीव नो वन बिहाइंड, मेक एवरीवन काउंट, यानी कि किसी को पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें। इस बार का यह थीम रहा है। 1989 से यह परंपरा की शुरुआत करी गई है UN द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अगस्त 2000, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चूँकि मैंने कहा था आपसे कि करंट एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, लिहाजा आपको इसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसमें और भी यूनिट इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन करंट के अफेयर्स की भूमिका थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2024 में औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत 12 नए औद्योगिक शहरों को मान्यता दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को चुना गया है। मैंने बताया है आपसे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें अगर आपके बीच में आती हैं तो उसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा अपने पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान, क्योंकि आपको अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर बनना है, तो यहाँ की चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। और यह जो 2 शहर चयनित किए गए हैं, प्रयागराज और आगरा, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2024 तक भारत में वेटलैंड की संख्या 85 हो गई है। तो अगर यह पूछता है कि भारत में कितने वेटलैंड हो गए हैं अभी अगस्त 2024 तक, तो 85 हो गए हैं। और नए जो सम्मिलित वेटलैंड हैं, नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे, किस राज्य में स्थित हैं, यह आपको बताना है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये रामसर साइट जो है, ईरान का रामसर एक शहर है, और यह जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे, ये भी अपने ध्यान में रखिएगा। और ये तमिलनाडु के दोनों ये जो चयनित वेटलैंड हैं, तो जिनको लेकर के संख्या 85 हो गई है। बढ़ेंगे हम तमिलनाडु को लगाते हुए C, और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कम ऊर्जा लागत वाली, यहाँ पर प्रश्न देखिए, कम ऊर्जा लागत वाली दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है। चीन इसका सही जवाब है। और कभी कभी सपाट सा प्रश्न भी पूछता है, सीधा सा प्रश्न भी पूछता है। चीन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह प्रश्न होने वाला है, और हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिले। कह रहा है कि मई 2024 में भारत की 3 प्रमुख साहित्यिक कृतियां, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को निम्न में से किसके मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किसके मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है, इसको आपको अपने ध्यान में रखना है, और यही इसका आंसर भी है। जैसा कि आप जानते हैं
कि आपका ये पंचतंत्र जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा, बाइबिल के बाद सबसे ज़्यादा अनुवादित बुक भी है, तो यहाँ पर ये यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को आप अपने जहन में रखिएगा और इन 3 पुस्तकों को भी अपने जहन में रखिएगा। रामचरितमानस से आप अवगत हैं अच्छी तरह से, तुलसीदास जी की जो कृति है, और पंचतंत्र, हितोपदेश, मालती माधव, ये सब चीज़ें जो हैं प्रश्न पूछता रहा है वैसे भी ऐतिहासिक उस प्रश्नों में, तो उसको भी अपने जहन में रखिएगा। गीत गोविंद, इससे कई बार प्रश्न आ चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का संबंध किससे है? वन नेशन, आजकल वन नेशन वन प्रोडक्ट, बहुत सारी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। इसमें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन में नहीं पढ़ता, आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा, समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, लिहाजा जितना मैक्सिमम क्वेश्चन देख सकते हैं देखें। और यहाँ पर जो इसका सही जवाब है, यह युवाओं के संदर्भ में है। शोध लेखों और जो शोध पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं, उनको उनकी देशव्यापी पहुंच बनाने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात करी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। हो सकता है यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। चूँकि यह आपका जो सेट है वह समर्पित है आपके करंट अफेयर्स से, लिहाजा सारे करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने सम्मिलित करने का प्रयास किया। और मेरा प्रयास यह रहता है कि जो भी मेरे प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी मेरे टेस्ट सीरीज है, उसी से आपको 30 प्रश्न मिल जाए, बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े, बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे किताबों का अवलोकन न करना पड़े, ज़्यादा कन्फ्यूज ना होना पड़े। क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप अपने सब्जेक्ट के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। आप बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, जिस भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसके भी लिटरेचर, जिसके भी आप स्कॉलर हैं, उसके प्रोफेसर आपको बनना है। सामान्य ज्ञान सिर्फ आपके एक आकलन के लिए होता है कि आपको सामान्य जानकारी हो, क्योंकि आप प्रोफेसर बनते हैं। आपकी भूमिका पथ प्रदर्शक की होती है, समाज में आपका दायित्व होता है, लिहाजा आपको थोड़ी सी जानकारी हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए। जैसे कि आप भारत के नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में जान रहे हो, भारत की ज्योग्राफी के संबंध में जान रहे हो, भारत के इतिहास के संदर्भ में जान रहे हो, बस यही आपसे आशा की जाती है। और प्रश्नों का स्तर भी कमोबेश यही होता है, थोड़े से घुमावदार प्रश्न होते हैं, लेकिन इसको किया जा सकता है, इसमें 25+ लाया जा सकता है। मेरे टेस्ट सीरीज, मेरे जो प्रैक्टिस सेट हैं, उनको अच्छे से आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा। अगर अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल इस प्रश्न को देखते हैं, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा-3 मिशन को किसने लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, किसने लॉन्च किया। जो यह प्रोबा-3 क्या करेगा? जो सूर्य की जानकारी देने के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में भविष्य की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। दोस्तों, यह सौभाग्य किसको मिला है, यह आपको बताना है। यह श्रेय जा रहा है अपने इसरो को। PSLV C59 की मदद से इसको इसरो ने लॉन्च किया है। PSLV C59, इसको भी अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मैंने कहा था आपसे कि अगर जो प्रश्न है उनके कुछ पॉकेट्स को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रश्न मिलेंगे। और यह कह रहा है, नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के 288, अगर यह पूछता है कितने सीटों पर चुनाव हुए, तो 288 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा गठबंधन जीता था, महाविकास अघाड़ी, महायुति, तो इसको भी जानना रखा कि महायुति के साथ बहुमत हासिल कर कौन प्रधान वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना, तो देवेंद्र फडणवीस बने हैं। लेकिन ये कितनी बार बने, कौन सा टर्म है, तो यही आपको बताना है। तो यह इनका तीसरा टर्म है, तीसरी बार वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, देवाभाव, इन्होंने इस पद को संभाला है, जिनको देवाभाव कहा जाता है वहाँ पे। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः संगठन से है, आपके इंटरनेशनल संगठन से। क्वाड देशों के साथ बेहतर तालमेल के लिए क्वाड देशों के बीच, क्वाड का अगर पूछता है मेंबर कौन कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए, क्वाड से प्रश्न आ चुका है। उसमें यह प्रश्न कह रहा है कि इन लोगों ने, क्वाड देश के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने मालाबार अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2024 में कहाँ संपन्न हुआ? यह भारत में हुआ था और होता रहता है क्वाड जो मालाबार अभ्यास, और ये होता है विशाखापट्टनम आंध्रा का पोर्ट है। बहरहाल बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और पर्सनालिटी से, इंटरनेशनल पर्सनालिटी से। यह प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है, अक्टूबर 2024 में क्लाउडिया
यहाँ पर देखिए क्लाउडिया शिनबॉम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दोस्तों ये जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनसे एक प्रश्न निश्चित तौर पर आता है, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो या हमारे नेबरिंग कंट्री हो, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये क्लाउडिया शिनबॉम। मैक्सिको के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बहुत तेज़ी से मैं इस सेट को समाप्त कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट को समाप्त कर रहा हूँ, बस सिर्फ आपको आकलन करने के लिए। मैंने कहा था आपसे कि जितने मैक्सिमम चीज़ों को आप देख सकें, मैं भी कोशिश करता हूं कि लगातार आपके बीच में उपस्थित हो पाऊं। हमारी थोड़ी व्यस्तताएं हैं, मैंने कहा था आपसे। तो यहाँ देखिए ये अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसको की शुरुआत करने का केंद्र शासित प्रदेश का जो पहला यह श्रेय जाता है जम्मू कश्मीर को। आप सी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत किस देश के साथ एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने जा रहा है, जहां वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शित और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। और यह इस तरह का कार्य भारत जो है भारत पार्क के रूप में डेवलप करने जा रहा है और वो ये करने जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। डी इसका सही जवाब हुआ, संयुक्त अरब अमीरात। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है, जो 13वां प्रश्न है, भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद स्पेस टेक्नोलॉजी जो आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका सिलेबस का हिस्सा है, उससे एक बार पुनः प्रश्न मिल रहा है आपको कि भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद यानी कि पांचवा देश कौन है जिसने कि यह जो लॉन्च किया है वहाँ पर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। यह एक मिशन है, लॉन्च किया है, ऐतिहासिक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है और पूरी ये जो है और ये लॉन्च किया है जापान ने। डी इसका सही जवाब हुआ, जापान ने बहुत ही स्मूथली वहाँ पर लॉन्च किया, जिस तरह से कि भारत और जो और कंट्री आप देख रहे हैं, रूस, अमेरिका, चीन ने लॉन्च किया था चांद पर, तो यह किया है जापान। और इस अभियान का जो नाम था वह स्लिम था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः जो है आपका यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित तौर पर यह प्रश्न हो सकता है कि आपको, मैंने बताया था आपसे कि उन्हीं प्रश्नों के साथ उपस्थित होता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रश्नों के साथ और रोज़ रोज़ नहीं उपस्थित हो पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 30 प्रश्न ही आपको करने हैं और 30 प्रश्न की भूमिका भी आपको पता है। तो इसमें यह प्रश्न देखिएगा, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट का संबंध भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा छोड़े गए किस मिशन से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा, शिव शक्ति पॉइंट भारत ने नाम दिया उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, और यह किससे संबंधित है यह आपको बताना है दोस्तों। चंद्रयान 3 जो मिशन था, जिसको कि भारत ने एक अपना अलग ही मिसाल पूरे दुनिया में कायम किया था, वहाँ पर अपने यान को उतार करके उसका लाइव प्रसारण भी आपने देखा होगा। तो चंद्रयान 3 मिशन का यह हिस्सा है शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है। यह आपको बताना है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया। दोस्तों यह स्थापित किया गया है नोएडा में। इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है, नोएडा में, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र विकास समाधान यह पूछता है कि नेटवर्क कौन, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र विकास समाधान जारी करता है द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार। अगर यह पूछता है कि टॉप पे कौन है, तो फिनलैंड लगातार 7वीं बार शीर्ष पे है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है यह आपको बताना है। तो यह देखिए, इसमें जो भारत का स्थान है उसमें ये जो 4 ऑप्शन आप देखें, इसमें 126वां स्थान भारत को प्राप्त है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार उसमें है और अफगानिस्तान सबसे निचले कगार पर है। 142 देशों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत सरकार के निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर इसको नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो
आप जो चौथा ऑप्शन देख रहे हैं पार्थवेनी हरीश, ये इनका अरविंद बागची को अभी हटा करके यहाँ नहीं रह गए हैं, और ये डी जो है पी हरीश इनको नियुक्त किया गया है जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन का। तो डी इसका सही जवाब हुआ, इसको अपने जहन में रखिएगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए किस राज्य सरकार ने प्रति माह ₹1000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की है? और यह शुरू करा गया है। इस तरह की योजनाओं से प्रश्न आता रहा है, लास्ट टाइम भी आया था। तो यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम परिवर्तित कर श्री विजयपुरम कर दिया गया? साधारण सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवर्तित है और महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है और भारत का अभिन्न अंग है। और यह किया गया है कि इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम जो अंडमान निकोबार के को हटाकर, पोर्ट ब्लेयर को हटा करके अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्पोर्ट्स से है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसका खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता था। आपको आपके जहन में होगा, बड़ा ही रोमांचक मैच था और सूर्य कुमार यादव के कैच की बदौलत हम लोगों ने उस वर्ल्ड कप को जीता था। आपके अपने जहन में निश्चित तौर पर होगा जो वेस्ट इंडीज में हुआ था। और यह किसको मिला है, इसमें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको मिला है? तो यह मिला था जसमीत बुमराह को। बुमराह आप अभी समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बहुत नाम किया है। बहरहाल जसमीत बुमराह इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इससे पहले शक्तिकांत दास थे और उनका जगह लिया है श्री संजय मल्होत्रा ने। चेंजेज है, महत्वपूर्ण चेंजेज है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। कभी कभी आयोग ऐसे प्रश्नों का भी चयन कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको सृजित करने का प्रयास मैंने किया है क्योंकि ये कुछ इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग निश्चित तौर पर करेगा जो थोड़े से अलग तरह के होंगे, जो कि नॉर्मली किताबों और उस तरह से नहीं मिलता है। इसको बनाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में 10 वर्षों बाद किस पद को पुनः आसीन करने का अवसर प्राप्त हुआ है? यानी ये पद था लेकिन जो फॉर्मेलिटी थी वो विपक्ष वहाँ पूरा नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर पहली बार 10 वर्षों के बाद दो जो रिजीम हुए थे, जो 2014 के बाद कोई उतनी अर्हता हासिल नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार विपक्ष ने इतनी सीटें प्राप्त की है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता सृजित किया जा सकता है। सृजित तो पहले था लेकिन नामित किया जा सकता है और वह नामित किया गया। और राहुल गांधी जो है इसके विपक्ष के नेता बने हैं सर्वसम्मति से विपक्ष की तरफ से। तो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, इसका सही जवाब हुआ ए। के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 2017 से 2021 के बीच में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे। यानी कि इससे पहले ट्रंप कब राष्ट्रपति थे? तो 45वें राष्ट्रपति थे 2017-2021। उसके बाद 46 में हार गए, बाइडेन बने थे। लेकिन पुनः 47वें राष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस को हरा करके उन्होंने विजय हासिल की। ये सारी बातें तो हो गई, प्रश्न मिल गया आपको। लेकिन ये पूछ रहा है कि रिपब्लिकन किस पार्टी के वे हैं। अब आपको बताना रिपब्लिकन पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। दोस्तों आप अपने ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दो ही सत्ता दल होते हैं। अपने यहाँ तो बहुत सारे सत्ता दल हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियाँ हैं। तो लेकिन वहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो पार्टियाँ हैं जिसके एक रिप्रेजेंटेटिव थे आपके ट्रम्प जो जीते हैं, यह सही जवाब भी हुआ। और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो थी वह थी कमला हैरिस। जो चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें जो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, तो रिपब्लिकन पार्टी इसका सही जवाब हुआ। और जो इसमें जो आप जो दो ऑप्शन देख रहे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, इंग्लैंड की है। और वहाँ पर जो ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के थे जो बिहार गए हैं, और लेबर पार्टी के कीर स्टारमर बने हुए हैं प्रधानमंत्री। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियम एम कार्नवीरे ने निम्न में से किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह किया है श्री रविशंकर को, जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडेशन के वो हैं, जिनकी जो संस्था है 180 देशों में है। और श्री रविशंकर जो इसके संस्थापक हैं, उनको फिजी के राष्ट्रपति ने इसे सम्मानित किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए यूरोपा क्लिपर
मिशन लॉन्च किया है? यूरोपा क्लिपर मिशन किसने लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? नासा ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कजान शहर में हुआ। अब ये हुआ कहाँ पे पूछता है, तो आपको बताना है कजान में। और लेकिन ये कजान है कहाँ दोस्तों? ये कजान कहाँ पे है? रशिया में है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार इसका अभी आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न है। कह रहा है, गंगा किनारे पाई जाने वाली गायों की एक नस्ल गंगातीरी के संरक्षण के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है वाराणसी में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम तथा वैदिक हिंदू पंचांग ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय देने वाली दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ की गई है? चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसमें उज्जैन इसका सही जवाब है। उज्जैन मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी है और यह इसका सही जवाब भी है। अवंतिका इसका पुराना नाम है। विक्रमादित्य का शहर है। क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा 2025 में छोड़े जाने वाले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान में यात्रियों की सहायता के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? और यह है सखी ऐप को लॉन्च किया गया है। आपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और लास्ट प्रश्न है देखिए, जिनमें से एस्पोसिव ऐप लॉन्च करने वाले किस कंपनी ने भारतीयों को निःशुल्क अपनी ऑनलाइन कंपनी बनाने की अनुमति प्रदान की है? और वह किया है फ्लिपकार्ट ने। इसी के साथ यह श्रृंखला समाप्त होती है सारे 30 प्रश्नों की। दोस्तों, एक बार पुनः कहूँगा कि आपको हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, हमारे नोट्स की आवश्यकता है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ कुछ सबमिट कर रहा हूँ और रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर व्यू रिजल्ट देखने पर 30 आउट ऑफ 30। ईश्वर की कृपा से आप भी ऐसा करें, सफल हों, आगे आने वाले भविष्य